पहली मर्तबा मुझे ये एक ढाबे पे बैठा हुआ दिखा था। मेरे जहन ने, मेरे दिमाग ने मुझे बहुत समझाया कि छोटा सा ढाबा और इसमें बैठे हुए लोग तुम्हारे मियार के नहीं हैं। लेकिन वो दिल ही क्या जो दिमाग के समझाने पर समझ जाए। दिल और दिमाग का तो अजल से बेजार है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इन दोनों में से किसी एक की मान ली जाए। मेरे दिल ने भी दिमाग की एक नहीं सुनी। आमतौर पर लड़कों को ही लड़कियों के पीछे ख्वार होते हुए देखा गया है, लेकिन मेरा मामला उलट था। यानी एक लड़की एक लड़के के पीछे ख्वार होने वाली थी। मैं इसके अक़ब में, यानी कि इसका पीछा करते हुए एक ऐसी जहाँ की उसकी नज़र मुझ पर ना पड़े, अलबत्ता वह मुसलसल मेरी आंखों के सामने रहे, मुंतखब करके बैठ गई। बैरा भाग कर मेरे लिए चाय लेकर आ गया। यहाँ चाय के अलावा किसी और चीज़ की तो तवक्को भी करना दीवाने के ख्वाब जैसा ही था। लेकिन ये सब मुझे तब परेशान कर जाता जब मैं यहाँ खाने के लिए रुकती। मेरे तो यहाँ रुकने का मकसद ही कुछ और था, और वह मकसद कमाह का पूरा हो रहा था। वह मेरे सामने था। उसकी उंगलियों में सिगरेट दबी थी और वह किसी सोच में गुम आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट के कश ले रहा था। यही मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि कुछ मर्दों के हाथ में सिगरेट कितनी भली लगती है। यूं लगता है कि जैसे सिगरेट बनी ही सिर्फ इन्हीं के लिए है। यानी कि मुझे सिगरेट जैसी गंदी आदत भी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो शख्स जिसे मैं ढाबे पर देख रही थी और जो अभी मेरा शौहर है, उसके हाथ में मैंने सिगरेट देखकर सिगरेट को भी अच्छा समझ लिया था। और अगर इनकी शख्सियत से सिगरेट निकाल दी जाए तो जैसे इनकी मर्दाना वजाहत से सारी दिलकशी चली जाएगी। मुझे होश तब आया जब वो वहां से उठकर जाने लगा। वहां से उठकर जब वो गया, सामने मेज पर चाय की प्याली पड़ी ठंडी हो गई थी। मैंने चाय की तरफ देखा भी नहीं, और सच तो यह है कि मेरा उसके अलावा उस ढाबे में किसी चीज की तरफ ध्यान भी नहीं गया। मैंने उस चाय की प्याली के नीचे चाय का बिल रखा और उसके पीछे उस ढाबे नुमा होटल से निकल आई। आज तारीख बदलने वाली थी, नई दास्तान रकम तराज होने वाली थी। हाँ, आज एक लड़की एक लड़के का ताक्कुब करने वाली थी। वो एक टूटी फूटी साइकिल पर सवार था। मेरी नई मॉडल की प्राडो कार और उसकी टूटी फूटी साइकिल का कोई जोड़ नहीं था, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि मेरा और उसका कोई मैच नहीं था। मगर इस दिल का क्या कीजिए कि ये नामुराद शय जो हमेशा उस चीज की तलब करता है जो इसके मतलब ही की नहीं होती। दिल अक्सर उसी चीज पर आता है जो इसके मतलब की नहीं होती। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दिल आया घड़ी पर तो परी क्या चीज है, वाला ही मसला अब यहाँ भी होने वाला था। ये हमेशा वहां ही जाता है, ये दिल हमेशा वहां ही गुजरता है जहां इसे यकीन होता है कि गिरने से मुंह काला होगा। ये हमेशा से ऐसी ही रुसवाइयों का मुतलाशी रहा है कि इसके अपने करीने और कायदे हैं। बहरहाल दिल तो दिल होता है, चाहे किसी पर भी आए, क्योंकि दिल आने में कोई वक्त नहीं लगता। ना ही दिल कोई हैसियत देखता है और ना ही भेदभाव या ऊंच नीच। बहरहाल वो जिस बस्ती में दाखिल हुआ उसे देखकर एक दफा तो मेरा जी चाहा कि वहीं से वापस पलट जाऊं, और काश वहीं से मैं वापस चली गई होती तो आज शायद मैं इस जहन्नम में ना होती और मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा इस तरह भयानक ख्वाब न बनती जैसे अब बनी हुई थी। ये तजलील तो ना सहना पड़ती मुझे, यूं जी कर ना करती और इस तरह मर मर कर ना जीती। मैं वापस पलट सकती थी, लेकिन नहीं पलटी। पलट जाती तो वह रुसवाइयाँ कैसे मिलती जो कुदरत की तरफ से मेरे मुकद्दर में लिख दी गई थी। मार तो इंसान किसी न किसी तरह सह जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक जिस्म से होता है। जिस्मानी जख्म जितना भी बड़ा हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन भर ही जाता है। इसका दर्द किसी न किसी दिन खत्म हो ही जाता है। लेकिन जो जख्म रूह पर लगते हैं वो नहीं भरते। उनकी तकलीफ बहुत अजियतनाक होती है, और हकीकतन यही वह तकलीफ होती है जो इंसान को तड़पने पर मजबूर करती है, दर्द से चूर करती है और कहीं का नहीं छोड़ती। यही तकलीफ आंसुओं का सबब भी बनती है और यही तकलीफ आहों का जवाब पैदा करती है। वह भूखा घर से निकला था और जल्द या बदेर इसने भूख से मजबूर होकर घर वापस आना था। मैंने भी रात का पका हुआ सालन भी गर्म नहीं किया था। वो सालन क्या था, कच्चे पके आलूओं का पतला शोरबा था, और ये खाना जैसे इस घर के मकीनों का पसंदीदा पकवान था। सब्जी पूरी हफ्ते में एक बार यूं आती जैसे
मिडिल क्लासी हफ्ते में एक बार गोश्त लाया करते थे। सायरा, रोटी का कोई लुकमा मुझे भी दे दो, कसम से सवेरे से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे साथ वाले कमरे से मेरी सास ने आवाज दी। एक तो इस घर में कमाने की फिक्र किसी को नहीं और खाने की फिक्र सबको है। मैंने दांत कचकचाते हुए ये बोला, अच्छा अम्मा, लाती हूँ कुछ आपके लिए। मैंने उस बुढ़िया को जवाब दिया और अपने जख्मों को संभालते हुए बमुश्किल चारपाई से खुद को जुदा किया। खुद को तकरीबन घसीटते हुए किचन तक ले आई। किचन की हालत मुझसे भी बदतर थी। वही खस्ता हालत थी और वही आटे चीनी का आकाल, आटे चीनी का खाली बर्तन मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। न जाने इन खूबसूरत और वजीह लड़कों को काम करने पर मौत क्यों पड़ती है। आखिर क्यों ये सही तरीके से कामकाज नहीं करते और किसी की औलाद को ब्याह कर ले आते हैं और उसे भी भूखा मारते हैं और खुद भी भूखे मरते हैं। इन्हें खुद के घर की तो परवाह नहीं होती, लेकिन ये किसी और की औलाद का भी तरस नहीं करते। ऐसे मक्कारों पर धिक्कार आती है जो कमाने नहीं जाते और घर में टुकड़े तोड़ते हैं। पता नहीं कौन इन्हें पढ़ाता है कि तुम्हें अमीर लड़कियों के टुकड़ों पर ही पलना है। हाथ पांव हिलाने से तो इन कमबख्तों की जैसे जान ही जाती हो। क्या पता इन्होंने बचपन से कभी काम किया है या नहीं, या इन्हें सिर्फ यही तालीम दी गई थी कि अमीर लड़कियों को फंसाओ और उनके टुकड़ों पर ही पल जाओ। बीबी, फिर वही आलू कुछ और भी पका लिया करो। आलूओं से बड़ी अजीब रिश्तेदारी जोड़ रखी है तुमने। बुढ़िया ने रात वाला सालन देखकर यूं नाक मुंह चढ़ाई जैसे 7 रियासतों की अकेली महारानी हो। तो अम्मा, अपने बेटे से कहो कि हाथ पांव हिलाया करे। कमा कर तो वह कुछ लाता नहीं और आपको रोज खाने में एक नई डिश चाहिए। मैंने भी तरकी ब तरकी जवाब दिया तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। जब ब्याह के लिए अदालतों में धक्के खा रही थी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, उस वक्त तो मेरे बेटे में कोई खराबी तुझे नजर नहीं आ रही थी, और अब इतनी जुबान चल रही है तेरी और इतनी खराबियां मेरे बच्चे में निकाल रही है, और अब तुझे हर खामी मेरे ही बेटे में नजर आती है। लड़ाई झगड़े में तो बुढ़िया को कमाल हासिल था। बहाने ढूंढती थी, बस बहाने ही ढूंढती है वो। लड़के ने तो, मैं तो बस ज़ेरे लब बड़बड़ाई और बदकिस्मती से ये बड़बड़ाहट बुढ़िया के तेज कानों तक फौरन पहुंच गई। ये क्या मुंह ही मुंह में बकवास किए जा रही है। मुझे जो मर्जी कह ले तू, खबरदार जो मेरे बेटे के लिए ऑल फॉल कहा। अरे अम्मा, कुछ नहीं कहती तुम्हारे बेटे को। मैंने वहां से खिसकने में ही आफियत जानी। पापा, मैंने शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ माजिद से ही। माजिद से मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं पापा के रूबरू थी और पापा मेरे दीदा दिलेरी पर हैरान थे। यह उस वक्त की बात है कि जब माजिद और मेरा प्यार परवान चढ़ चुका था और मुझे इसके बारे में और आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मेरी बात पूरे तहम्मुल से सुनी। क्या करता है वह? क्या नाम बताया था तुमने उसका? पापा की याददाश्त कमजोर थी। मैंने उन्हें याद दिलाया, माजिद। माजिद नाम है पापा उसका। हाँ वही तो। क्या काम करता है वो? उन्होंने अपनी बात दोहराई। अभी तो कुछ नहीं करता पापा। लेकिन उन्होंने मेरी बात दरमियान में ही काट दी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।